So hello dear students. So in today's lecture we are going to learn about the part 3 video in which we will cover the topic Ohm's law, and that we will learn in detail about resistance and resistivity. Here not resistance, this topic is resistivity. Okay, resistivity, and then we will learn temperature dependence of resistance and resistivity. After that we will learn Ohm's law. So this is going to the part 3 video. In earlier part 1 and part 2 video we have discussed all the previous topic like what is current, how it generate from free electrons, and drift velocity. Okay, so I have linked the playlist in the description, you can watch it out from there. So let's start the today lecture. सो फ्रॉम हेयर वी विल लर्न ओम्स लॉ. अब देखिए ओम्स लॉ के बारे में हम लोग बहुत पहले से 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे. जनरली जो भी लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है. जब भी आपके सामने लॉ लिखा रहे तो लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है. मतलब एक ही काम को बार बार किया जाता है और अलग अलग सिचुएशंस में अगर रिजल्ट हमेशा हमें सेम मिलता है तो हम उसे लॉ बोलते हैं. तो ओम्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना. वो एक्सपेरिमेंट किया कि बार बार एक वायर में, ठीक है, एक वायर जिसका रेसिस्टेंस R है, उस वायर के को उन्होंने किसी सेल से कनेक्ट करा होगा, है ना, और उस सेल से इसका रेसिस्टेंस R है तो करंट I गया होगा, है ना, और वोल्टेज V रहा होगा. तो V I के बीच वो रिलेशन फाइंड करते हैं. तो उन्हें क्या मिलता है, वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है. तो जब भी यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो V क्या बन जाएगा, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा जिसे R बोला गया. इस R को रेसिस्टेंस बोलते हैं. तो बहुत फेमस फॉर्मूला आपको याद भी होगा ये, V इज इक्वल टू I इंटू R. ओके, एंड नाउ we will learn see what R is. This R is, V is voltage and I is current. Then this R is said to be the resistance. Resistance. अब ये resistance क्या है इसको हम लोग समझते हैं. पहले क्या है देखिए, resistance क्या है, it is ability of a conductor to oppose the flow of current through it. किसी भी कंडक्टर का, सपोज मेरे पास ये वायर है, एक मान लीजिए आयरन का है एंड एक दूसरा वायर कॉपर का है, ठीक है, एक कॉपर का वायर है. तो जनरली आप लोग देखते होंगे कि घर में इलेक्ट्रिशियन वगैरह आता है या कभी भी हम कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदते हैं तो जनरली जो प्रेफरेंस होता है वो कॉपर वायर का होता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर वायर का रेसिस्टेंस जो होता है ना, कंपैरिजन टू आयरन कम होता है. हमने रेसिस्टेंस वाले लेक्चर में भी इसको किया था, है ना. रेसिस्टेंस नहीं, करंट वाले लेक्चर में भी हमने बताया था कॉपर, आयरन, गोल्ड और सिल्वर का कंपेयर करके पार्ट 2 वीडियो में. तो ऐसा इसलिए होता है कि रेसिस्टेंस का मतलब ही होता है करंट के फ्लो को अपोज करना. अगर कोई वायर है तो उसमें अगर कोई करंट आई जा रहा है तो ये वायर की एक प्रॉपर्टी होगा, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी, कि वो इस रेसिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करे. तो इस अपोजिशन को हम क्या, अपोजिशन वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, इट इज एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. तो जनरली रेसिस्टर एक डिवाइस होता है इस तरह से, जिसका सिंबल इस तरह से लगाया जाता है. रेसिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस, आर रेसिस्टेंस, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो ओम होता है. अभी इसी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो एसआई यूनिट जो होता है ओम होता है. ऐसे ओम करके इसमें लिखते हैं. अब चलते हैं हम लोग इसमें रेसिस्टेंस को समझते हैं किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. सपोज अपने पास एक वायर है इस तरह से, जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन कुछ A है. ऐसे L लेंथ का वायर है, ठीक है, L लेंथ का वायर है और इसका क्रॉस सेक्शन A है. तो रेसिस्टेंस जो है, जब एक्सपेरिमेंट करा गया तो रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला. इसका मतलब क्या हो गया कि जितना लेंथ बढ़ेगा वायर का रेसिस्टेंस उतना बढ़ेगा. इसका मतलब क्या है, वो वायर करंट के फ्लो को और अपोज करेगा. और A इज व्हाट, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक वायर का अलग अलग होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन किसका, वायर का या कंडक्टर का. तो रेसिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला, है ना. तो यहाँ पे अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग जाए तो 1/A लिखना पड़ेगा, है ना, 1/A. तो दोनों को कंबाइंड करके एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया गया, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A. अगेन यहाँ जब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग लिखेंगे रो. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या गया, रो L/A. जहां R क्या है, रेसिस्टेंस, और रो को क्या बोला गया, रो इज रेसिस्टिविटी. तो आपके पास तो फॉर्मूला ये आ गया, R इक्वल टू रो L/A. ओके, R इक्वल टू रो L/A. ये फॉर्मूला हो गया किसका, रेसिस्टेंस का. ध्यान रखिएगा रेसिस्टेंस कंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है, मतलब लेंथ, टाइम
इन सब चीज़ों, लेंथ टाइम बोल रहे हैं, लेंथ और एरिया इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कंडक्टर की लंबाई चौड़ाई चेंज होती है, मतलब उसका लेंथ एरिया वगैरह बदलता है, तो उसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस भी चेंज होगा। इस रो को बोला गया, रो इज स्टैंड्स फॉर रेसिस्टिविटी। रो जो है क्या है, रो रेसिस्टिविटी है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट तो हम लोग देख लिए। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट तो हमने देखा ओम। इसका डायमेंशन भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डायमेंशन पूछा जाता है। तो डायमेंशन होगा ml² T-3 A। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, रेसिस्टेंस के बारे में कहानी। अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा, यह ध्यान रखिएगा, अगर इस वायर को, अगर मैं थोड़ा सा एरिया को चेंज कर दूं, देखिए अब पिछले वाले वायर के कंपैरिजन में इस वायर का एरिया बढ़ चुका है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस कम होगा। तो वन सिंगल लाइन में आप याद रखिएगा, रेसिस्टेंस क्या हो गया, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है। देन आप एसआई यूनिट याद रखेंगे, ओम, और डायमेंशन याद रखेंगे। जब भी आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो अब आपका जनरली स्टेट बोर्ड या सीबीएसई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर बोर्ड में अब रिसेंटली कुछ ईयर से आ रहा है और आगे भी आएगा। तो और जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, पहले 1 मार्क्स का आता था, तो आपके लिए ये सारे डायमेंशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक डायमेंशन या एसआई यूनिट आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अब रेसिस्टेंस का हमने फॉर्मूला देखा, रो L/A। अब इस रो के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, अभी इस रुक के इसको। तो रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी इसको बोलते हैं ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसी का नाम है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब थोड़ा चलते हैं प्रीवियस पेज में। यहाँ पे ओम्स लॉ में देखते हैं। ओम्स लॉ में एक और चीज जानिएगा कि ओम्स लॉ में जो स्लोप होता है वी आई कर्व का, सबको, अब वोल्टेज और करंट कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व कैसा जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो कब हमेशा जो स्लोप होता है ना वी आई कर्व का, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस v/i। तो स्लोप हमेशा क्या देगा, v/i जो है, तो स्लोप वी आई कर्व का स्लोप जो होता है वो हमेशा हमें क्या देगा, रेसिस्टेंस। ओके, तो रेसिस्टेंस v/i हमारा रेसिस्टेंस देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा रेसिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। सो हियर द रेसिस्टिविटी। द रेसिस्टिविटी इट इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। देखिए जैसे कि हमने अभी लिखा, हमने अभी जस्ट पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाले स्लाइड में देखा, R इज इक्वल टू रो L/A। अब यहाँ से अगर हमने रेसिस्टिविटी निकालना हो रो की वैल्यू, तो रो इज इक्वल टू RA/L। ओके, रो इज इक्वल टू RA/L होता है, ठीक है ना, रेसिस्टिविटी की वैल्यू। अब इसका एसआई यूनिट तो हमारे पास हो जाएगा, एसआई यूनिट, अभी मैं एसआई यूनिट वगैरह बताता हूँ, फिर इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। एसआई यूनिट जो होगा ओम पर मीटर, क्योंकि देखिए ये रेसिस्टेंस ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रेसिस्टेंस की जगह ओम लिखोगे आप, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर होगा, सॉरी मीटर इनवर्स नहीं, दिस इज विल बिकम ओम मीटर। ओके, तो ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ओम मीटर हो गया हमारे पास। और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं तो डायमेंशन हो जाएगा ml³ T-3 A-2। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के डायमेंशन में डिफरेंस क्या है, ये T का L का स्क्वायर वहाँ है, यहाँ L का क्यूब। अब बात करते हैं रेसिस्टिविटी है क्या। तो हमेशा देखिए रेसिस्टिविटी भी करंट के अपोज करने की प्रॉपर्टी, लेकिन ये जो डिफाइंड है ना यूनिट लेंथ के लिए। सपोज मैं थोड़ा नए पेज पे चलता हूँ। मान लो कि अपने पास एक इस तरह से वायर है, ठीक है। अब इस तरह से वायर है और ये L लेंथ का वायर है ना, L सपोज 10 मीटर का वायर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मान लेते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिलहाल A मान लेते हैं, है ना। तो अब जब मैं रेसिस्टेंस की बात करूंगा तो रेसिस्टेंस क्या होता है अपने पूरे वायर के लिए होगा रो L/A। लेकिन जैसे ही मैं रेसिस्टिविटी की बात करूंगा यानी रो, तो रो जो होगा RL/A। रो डिफाइंड कैसा है, यूनिट लेंथ, ध्यान रखिएगा, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 10 मीटर का वायर है, तो ये 10 मीटर का वायर कर दो, 10 कर दो, 11 मीटर कर दो, 12 मीटर कर दो, मतलब 1 मीटर, कितना भी आप इसका लेंथ कर दो, तो उससे जो टर्म बदलेगा वो क्या है, रेसिस्टेंस।
रेसिस्टेंस बदलेगा। बट रेसिस्टिविटी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है, टोटल एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या है, इसको फर्क बस यूनिट लेंथ से है। तो भले ही ये जो भी मेरे पास मटेरियल है ये 10 मीटर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने रेसिस्टिविटी निकालना है तो इसके बस एक यूनिट लेंथ से मतलब है और एक यूनिट एरिया से। तो अब आप खुद फील कर सकते हो इस चीज को कि अब इस लेंथ ऑफ द इसके लेंथ को मैं बढ़ा दूंगा। जैसे ही मैं सपोज इसका लेंथ में बढ़ा के और बड़ा कर दिया, सपोज अब 11 मीटर कर दिया, तो इससे क्या बदला, कौन सा चीज बदला, रेसिस्टेंस बदला। क्यों रेसिस्टेंस बदला, क्योंकि रेसिस्टेंस में हमने देखा कि लेंथ पे डिपेंड करता है। बट यहाँ जब रेसिस्टिविटी की बात करती है तो आप 11 मीटर भी कर दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट लेंथ तो अभी भी वही है। तो इसको जब रेसिस्टिविटी की बात करते हैं तो यूनिट लेंथ के लिए ये डिफाइंड है, इसलिए इसको लेंथ या एरिया वगैरह चेंज करने से रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला जाता है। सपोज आपके पास कॉपर है, ठीक है, यहाँ समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। कॉपर है 5 मीटर का एक कॉपर वायर है मेरे पास, एरिया 1 यूनिट सपोज मान लेते हैं। और एक दूसरा कॉपर वायर है वो मेरे पास 50 मीटर का है। ओके, मेरे पास 2 वायर है, दोनों कॉपर का है। तो यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस अलग होगा और इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, क्योंकि लेंथ बदला तो रेसिस्टेंस लेंथ के साथ बदलेगा। बट जब मैं रेसिस्टिविटी की बात करूंगा तो इसका भी रेसिस्टिविटी रो है तो इसका भी रेसिस्टिविटी रो होगा। रीजन, रेसिस्टिविटी को इस बात से मतलब नहीं है कि पूरा डायमेंशन क्या है, उसको एक यूनिट लेंथ के लिए। तो अगर मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम होगा, बट सेम मटेरियल का रेसिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। जैसे कॉपर का रेसिस्टेंस देखिए 5 मीटर वायर का रेसिस्टेंस कुछ है, 50 मीटर वायर का कुछ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। फॉर द सेम मटेरियल, मैं देखता हूँ अगर हमने नोट्स यहाँ लिखा हो, हाँ यहाँ पे नोट्स भी हमने इंक्लूड करा है। तो रेसिस्टेंस में भी डिफरेंट फॉर सेम मटेरियल। देखिए सेम मटेरियल के रेसिस्टेंस अलग अलग होता है, हमने पीछे एक्सप्लेन करा इसको, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन जब बात रेसिस्टिविटी की आती है, इट इज ऑलवेज सेम फॉर अ मटेरियल, सेम मटेरियल के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया। रीजन क्या है, क्योंकि एक यूनिट लेंथ और एक एरिया के लिए डिफाइंड है। एंड स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स रेसिस्टेंस, जो हमने अभी आपको बताया ही है। अगर मेरे पास ये वोल्टेज है, सॉरी ओके आई एम जस्ट करेक्टिंग इट, ओके। सो अगर मेरे पास ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो ये जो स्लोप है ये क्या देगा, हमें रेसिस्टेंस देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। तभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने देखा कि ओम्स लॉ, मैं शुरू से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ओम्स लॉ क्या है ये समझा, उसके बाद ओम्स लॉ में जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है वो समझा विथ एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, एंड रेसिस्टिविटी को हमने समझा, है ना। रेसिस्टिविटी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने देखा। अब आगे मूव करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस से पहले हम लोग प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे, ओम्स लॉ का प्रूफ। हालांकि डायरेक्ट इसका प्रूफ नहीं है, बट वी कैन प्रूफ इट नाउ। तो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, जनरली जो लॉ होता है ऑलरेडी वो खुद ही एक्सपेरिमेंट पे होता है तो उसका प्रूफ होता है, बट आगे चल के हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए ओम्स लॉ का प्रूफ। अब ये तो हमने पता है, आई करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, जहाँ करंट का फॉर्मूला क्या होता है इन द टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन ई ए वी डी। यहाँ से मैं वी डी की जगह क्या रखूंगा, देखिए वी डी की जगह मैं जो डाटा पुट करूंगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ बाई एम। हमने सारा कुछ पढ़ रखा है। स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम। ये सारा कुछ पिछले वीडियो में हमने ड्राइव करा है, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँ किसकी जगह, वी डी की जगह, तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाई एम। जरा देखो वी डी की जगह हमने क्या पुट करा, ई टाउ बाई एम। अब यहाँ से अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो एक और चीज हमने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V बाई एल। V बाई एल का मतलब वोल्टेज अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सपोज मेरे पास जो कंडक्टर है उसकी कुछ लंबाई L है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं E की जगह V बाई एल पुट करता हूँ तो देखिए अब अपने पास जो ये इक्वेशन है, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी टाउ बाई एम इंटू एल, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब यहाँ जरा देखो, मैं अगर v को इधर खींच लूँ, ठीक है, जरा देखिए इसको मैं
जैसे ओम्स लॉ हमारा क्या है, V इक्वल टू आई आर है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ देखिए मैं बस यहाँ पे रीअरेंज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ V बाई आई, मतलब इस आई को इधर खींच लूँ तो ये अपने पास हो जाएगा ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, हमने क्या करा है यहाँ पे, सिंपली आई को हमने इधर खींचा तो v बाई आई हो गया। तो इसको इधर भेजूंगा तो ml ऊपर चला जाएगा, एन ई स्क्वायर ए बाई टाउ रह जाएगा, तो v बाई आई। अब देखते हैं हमने क्या करना है, अगर हम इसमें जितने भी टर्म अपने पास आ रहा है इन सबको कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो देखिए कांस्टेंट कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे m क्या है, m इज मास ऑफ द कंडक्टर, जो भी आपने कंडक्टर यूज किया है मास ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर का मास है। मैं सारा का लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर हमने यूज किया है ये कंडक्टर का एम मास है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद एन क्या है, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और ए क्या है, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, वायर का। ये सारी चीज हमने याद रहना चाहिए। और टी है रिलैक्सेशन टाइम। अभी एक एक चीज को हम लोग कांस्टेंट प्रूफ करेंगे, है ना। रिलैक्सेशन टाइम ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सीखने के लिए। और कुछ रह गया क्या, ई तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और कुछ रह गया, चलिए ए हो गया सब कुछ। अब हमने क्या करना है, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, यानी आर क्या था, कांस्टेंट की जगह आया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने हटाया था। देखिए यहाँ पे, यहाँ हमने आर को क्यों लाया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा था। तो मतलब अल्टीमेटली हमने करना क्या है, फॉर नोट्स आप ये करिएगा ना, जहां भी जरूरत हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए यहाँ आते हैं, हम लोग जहाँ प्रूफ कर रहे थे, हाँ। तो यहां से v बाई आई इज इक्वल टू आर, और r क्या है, कांस्टेंट है। मतलब v बाई आई के बाद ये जो भी आपको रेड सर्कल में दिख रहा है इन सबको हमने समझना है कि कांस्टेंट है। हालांकि आप चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रूफ करना है इसको। तो देखिए कांस्टेंट कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि सब कुछ मान लीजिए मेरे पास जो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का मास तो चेंज नहीं होगा, यानी मास कांस्टेंट। लेंथ भी इसका चेंज होगा क्या, मैं अगर बोल दूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका मास m है, लेंथ l है, तो गिवन सिचुएशन में मास और लेंथ तो चेंज नहीं होगा, यानी मास लेंथ कैसा है, कांस्टेंट। n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कोई जो भी मटेरियल मेरे पास है, तो उसमें पार्टिकुलर मटेरियल का एक यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसे भी हम नहीं चेंज कर सकते। इट मीन्स ये भी कांस्टेंट है। ई तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसका मतलब हम इसे भी बदल नहीं सकते। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। ये तो डायमेंशन की, फिर से उसके डायमेंशन की बात आ गई, मास, लेंथ, एरिया। तो इन सब चीज़ों को तो हम चेंज नहीं कर सकते। रिलैक्सेशन टाइम एक फिक्स टेम्परेचर पे हम नहीं कर सकते चेंज। मतलब ओवरऑल जितना भी चीज़ यहाँ आपको दिख रहा है ये सारे कैसे हैं, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वी ओम्स लॉ, यहाँ से हमारा V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने इसको प्रूफ करा। अदरवाइज आप एग्जाम में चाहे तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ से एक और चीज़ हमें मिलता है रिजल्ट, एक और रिजल्ट क्या मिलता है, ये कांस्टेंट का मतलब R है, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग चाहे तो एक और चीज़ बोल सकते हैं, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये हमारे पास रेसिस्टेंस का बारे में डिटेल होगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी आगे हम लोग लिमिटेशन में भी देखेंगे कि ओम्स लॉ जो है सिर्फ एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही वैलिड है। अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आता है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, जो कि एक ड्रॉबैक भी है ओम्स लॉ का। अब आगे चलते हैं। ओके, रेसिस्टेंस हो गया। एक चीज़ और हम लोग समझते हैं, रेसिस्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। रेसिस्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो देखिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हमने पढ़ा। यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे, रो इज इक्वल टू R ए अपॉन एल। अब जरा देखो, अभी अभी आपने क्या निकाला है, रो हो गया। रेसिस्टेंस की वैल्यू जरा देखिए क्या है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ये हो गया आर की जगह, और ऊपर ए और एल तो ऑलरेडी पहले से है, तो ए बाई एल लिखिए। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास रो जो होगा वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एम, ए से ए भी कट जाएगा, तो ए लिखने का भी कोई मतलब है नहीं, एरिया भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ।
m/ne² टाउ। तो ये जो रेसिस्टिविटी है, ठीक है ना, रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n के, मतलब रेसिस्टिविटी n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रिलैक्सेशन टाइम के। तो कभी भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं रेसिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस कंसेप्चुअली ध्यान रखिएगा ये चीज़, हालांकि ओम्स लॉ का प्रूफ बहुत कम बार पूछा जाता है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए इसको। अब आते हैं पहले इसके टेम्परेचर डिपेंडेंस, पहले लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ समझते हैं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी नॉन लीनियरली विद करंट, नॉन ओमिक कंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। अब यहाँ नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहने से क्या मतलब है, ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। जनरली इसका एग्जांपल सेमीकंडक्टर होता है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है, हल्का सा आइडिया हम लोग ले चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे, जहाँ हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर वगैरह जो होता है जनरली ओम्स लॉ में क्या होगा, ओम्स लॉ में हमारा इस तरह से ग्राफ चलना चाहिए, बट सेमीकंडक्टर वगैरह में ग्राफ इस तरह से जाता है ना। तो सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, तो ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे उसे नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा, ओमिक यहाँ नॉन उधर चला गया है, नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये रहा वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ऑन साइन एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एनसीईआरटी में भी आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, इसमें ग्राफ कुछ आपका वी और आई का कर्व कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से कर्व है। कहने का मतलब ये है कि करंट जो है वो वोल्टेज के साइन पे डिपेंड कर रहा है, करंट वोल्टेज के साइन पे डिपेंड करता है, जैसा कि ओम्स लॉ ने ये नहीं बताया, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नॉट यूनिक, है ना। फॉर द सेम वोल्टेज हमें दो करंट मिल सकता है, या फॉर द सेम करंट दो वोल्टेज मिल सकता है। तो जनरली इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एट हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर जो है ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। जैसे ये वी और आई का कर्व अपने पास है, तो टेम्परेचर अगर बहुत हाई होगा, वेरी करेगा, तो यहाँ तक तो ठीक है, एक टाइम के बाद ये कर्व आपका कुछ ऐसे चलने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ से कर्व कैसा हो गया, नॉन लीनियर कर्व हो गया, ठीक है, नॉन लीनियर कर्व हो गया। ओम्स लॉ में तो क्या जानते हैं, लीनियर कर्व होना चाहिए, तो कर्व यहाँ से नॉन लीनियर हो गया, यानी टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो तो कोई भी मटेरियल हमारा ओम्स लॉ फॉलो करना बंद कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। एट वेरी हाई टेम्परेचर, ऐसे भी घर में डिवाइसेज वगैरह देखते होंगे, कोई भी मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाता है तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। थोड़ी देर के लिए लैपटॉप वगैरह हो गया, मोबाइल थोड़ी देर के लिए हम लोग बंद करके रख देते हैं ताकि टेम्परेचर कूल हो, फिर से वो सही से काम करे। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी इससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। और बहुत हाई टेम्परेचर पे हर कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जनरल कॉपर वायर वगैरह भी प्रॉपर कंडक्शन नहीं करता है ना, इस तरह से ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये 3 पॉइंट है, ये 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में कई बार थ्योरी में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में भी आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत अच्छे से दिया है और साथ में ग्राफ भी दिया है, ओके। तो आप एनसीईआरटी इसके लिए भी फॉलो करिएगा। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, आपको जेई देना हो या नीट देना हो। याद रखिए जेई नीट, हाँ वो बात और है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जेई नीट नहीं होगा, बट बिना एनसीईआरटी पढ़े भी नहीं होगा, इसलिए एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है ताकि इसके लिए बेस स्ट्रॉन्ग हो। एंड फॉर बोर्ड एग्जाम, आप भले स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी इज द लास्ट बुक। आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को खत्म करो, कोई भी बोर्ड एग्जाम में आप आराम से 90+ लाओगे। इवन सिर्फ फिजिक्स की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया ओवरऑल यहाँ पे। अब हम लोग समझते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस होगा, R = R0। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, 11th में हम लोग हीट में पढ़े होंगे, उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है, R = R0 1 + α∆T। यहाँ हर एक टर्म के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कौन क्या है। इस पे आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6-7 के आसपास जो है, पहले ही पेज में जो है 2 से 3 न्यूमेरिकल डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे है, जहाँ R क्या है, रेसिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर। ओके, मैं लिख देता हूँ, रेसिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस दिया हो, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एनसीईआरटी का जब सॉल्यूशन करेंगे आने वाले वीडियो में लेंगे। रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री, रेसिस्टेंस किसका, रेसिस्टेंस जो भी कंडक्टर है, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री। हम लोग ये देखें ना कि टेम्परेचर बदलने के साथ रेसिस्टेंस बदलता है, तो कैसे बदलता है उसका ये फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट याद रखिए। अल्फा जो होता है वो होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट।
और डेल्टा टी को बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो चेंज आया वो डेल्टा टी। तो ये आर है। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखें टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यहाँ मैं एक बार नोट्स भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर के साथ किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस में वेरिएशन आता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है ये। जहाँ आर क्या हो गया, किसी भी मान लो बोलेगा 37 डिग्री पे निकालो, 50 डिग्री पे निकालो, तो ये उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में 0 के बजाय किसी और टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस दे रखा है तो आप उसको भी पुट कर सकते हैं। 1 अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा डेल्टा टी। अब देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट भी हमने बता ही दिया यहाँ पे, यहाँ है ना। अब देखिए फॉर मेटल, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिए मेटल के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए पॉजिटिव होगा और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान रखिएगा। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए ये टर्म कैसा हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगा। अब चाहो तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आर, आर नॉट, अल्फा, डेल्टा टी कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये अल्फा जो होगा मेटल के लिए पॉजिटिव एंड इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रहा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। तो और भी इजी है, सेम फॉर्मूला है। देखिए रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सेम फॉर्मूला है। जहां वहां रेसिस्टेंस था यहाँ रेसिस्टिविटी आ गया, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको बोले कि इस कंडक्टर का रेसिस्टिविटी पता लगाओ, आप ये फॉर्मूला लगाइए, तो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो यहाँ रेसिस्टेंस था वो इसमें रेसिस्टिविटी आ गया, बाकी सारी चीज़ों का मतलब अल्फा डेल्टा टी सबका मतलब वही है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। देखिए यहाँ चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे आपको ये डेफिनेशन का मतलब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको फर्दर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, रो बाई रो नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। या इसको माइनस से अगर माइनस को कट करना है तो आप ऐसे लिख लो इसको, देखो माइनस हटाना हो तो आप लिख लो अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 माइनस रो बाई रो नॉट। हमने अल्फा की वैल्यू निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस रो बाई रो नॉट, और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू लगा लो यहाँ पे, है ना। डेल्टा टी देखिए यहाँ पे रो नॉट माइनस रो अपॉन डेल्टा टी, इसको मैं डेल्टा टी को अगर इधर भेज दूँ तो डेल्टा टी इंटू रो नॉट। देखिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी डिफाइन है फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। देखिए फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी से क्या समझे, रो नॉट, ये टर्म की बात किया जाए। देखिए फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, तो आ गया ना फॉर्मूला आपके पास। देखिए अल्फा इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो अपॉन डेल्टा टी एंड रो नॉट। अब ये डेफिनेशन और इस फॉर्मूले को आप देखिए, आपको सिमिलर दिखेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक देखेंगे, सेल वगैरह समझेंगे, तो पार्ट 4 वीडियो का वेट करिए, वो भी रेगुलर टाइम टू टाइम अपलोड होता रहेगा वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।